ओके डियर स्टूडेंट, इस वाले लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम यहाँ पर आगे आज स्टडी करने वाले हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। सभी को पता है कि डिस्टेंस जो है कोई भी दो पॉइंट के बीच के जो पाथ है, जो ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ फॉलो करती है, ट्रेवल करती है, उस पाथ की लेंथ जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होती है। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला। या फिर और अदर वे में बात करूँ तो कहीं भी दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला। कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला। अब सबको पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करते हुए रेस्पेक्टिवली हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, स्पीड क्या है? स्पीड है रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है वो अपनी पोजीशन में टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है, कितना चेंज कर रही है, किस रेट से चेंज कर रही है, वो जो रेट है उसकी पोजीशन में चेंज की जो रेट है वो रेट उसकी स्पीड को शो करेगी। यानी कि सपोज मेरे पास अभी यहाँ पर एक इज अ कार, ठीक है। अब सपोज एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल में ये ऑब्जेक्ट ए पर, आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद में मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद में उसको ऑब्जर्व करता हूँ तो ये पॉइंट नंबर b पर पहुँच जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर b की जो a और b के बीच में जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सपोज 10 मीटर, ओके। सिमिलरली आफ्टर अगेन 10 सेकेंड, यहाँ से वापस 10 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व करूँ तो मेरी जो एक कार है ये सी पॉइंट पे पहुँच जाती है और सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। अब गौर कीजिएगा कि इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में जो कार है वो पॉइंट नंबर ए पर है और आफ्टर 10 सेकेंड पॉइंट नंबर बी पर जाती है। यानी कि इसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई? 0 से 10 मीटर। इसकी पोजीशन में चेंज कितना आया? 10 मीटर। पहले ये स्टार्टिंग इस 0 पर थी और आफ्टर 10 सेकेंड ये 10 मीटर आगे जा चुकी है, यानी कि इसकी पोजीशन में कितना चेंज आ गया? 10 मीटर। सिमिलरली बी से सी के बीच में कितना पोजीशन में चेंज आया? 5 मीटर। अब किसी भी चीज़ में चेंज ऑफ रेट निकालते तो उसको क्या करेंगे हम? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी कि इस पोजीशन को चेंज करने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो अगर मुझे इस यहाँ पर a और b के बीच में रेट ऑफ चेंज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 10 डिवाइडेड बाई 10। सो अगर a b s1 सपोज करता हूँ मैं, s1 निकालनी मेरे को 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड की यूनिट वो कैसे फाइंड आउट करते हैं सिखाऊंगा अभी, बट फिलहाल ध्यान दो कि s1 क्या है? स्पीड कहाँ से कहाँ तक की? a और b के बीच में जो चेंज आया है, a और b के बीच में जो चेंज आया है उसकी स्पीड, यानी कि a जो कार है वो a पॉइंट से लेकर b पॉइंट तक जिसने पोजीशन में चेंज किया है उस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आया? 1। सिमिलरली अगर b और c के बीच में बात करूँ तो b और c के बीच में बात करूँ तो मेरी ये जो अगर b और c के बारे में बात करूँ तो s2 इज इक्वल टू कितना पोजीशन में चेंज हो रहा है? 5 मीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना लिया वापस से? 10 सेकेंड। तो आंसर कितना है? 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। यानी कि जो सेकंड पोजीशन में चेंज किया उसमें रेट क्या थी उसकी? 0.5। उसमें रेट कितनी थी? 0.5। यानी कि यहाँ पर दो बार इसने रेट को चेंज किया और अलग अलग रेट से इसने आगे बढ़ाया है अपने को, अलग अलग रेट से इसने कार को आगे बढ़ाया है। ए से बी तक जाने में इसने 1 मीटर पर सेकेंड की रेट ली,
बी से सी जाने में इसने 0.5 मीटर पर सेकेंड की इसने रेट ली, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड, एंड देन इसकी स्पीड कितनी हुई 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसकी आपको यूनिट निकालने को बोलूँ तो क्या हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। देखो यूनिट निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला, यूनिट निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला पुट करो, और जो फॉर्मूले में जो बेसिक क्वांटिटी है उनकी यूनिट, तो डिस्टेंस 1 मीटर है और टाइम को सेकेंड में, तो एम के एस में स्पीड की यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड, सी जी एस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, एफ पी एस में फुट पर सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं लेंथ की डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस फाइंड आउट करने का तरीका वापस से सेम कैसे, जो फॉर्मूला है उसमें डायमेंशन से पुट कर दो, डिस्टेंस की डायमेंशंस L1 इस तरीके से, ठीक है, टाइम की डायमेंशंस T1 इस तरीके से, ठीक है। इस T1 को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, ये L1T-1 किस तरीके से बना, तो ये किसकी डायमेंशंस आ गई, स्पीड की। तो स्पीड के बारे में इतना ही है। सपोज इसकी स्पीड को पता लगाते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, स्पीड के बारे में हम पता लगाते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। स्पीड के बारे में हम पता लगाते हैं कि स्केलर है या वेक्टर, कैसे पता चलेगा, हमें पता लगाना है कि स्पीड स्केलर है या वेक्टर है। दो तरीके से क्वांटिटी है, एक स्केलर हो सकती है या तो ये, या फिर ये वेक्टर हो सकती है। आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता है, अगर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वेक्टर, अदरवाइज स्केलर। अगर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है किसी भी क्वांटिटी में तो वो वेक्टर, एल्स दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी पता लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। सपोज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है? ऑफ कोर्स। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। अगर बोथ आर द स्केलर क्वांटिटी तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसके स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या है, और एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पता लग गया। तो स्केलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला में जाओ। अगर कोई भी एक क्वांटिटी वेक्टर है तो वो ऑब्वियसली बात है उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी, सीधी सी बात है। अब अगर मैं स्पीड और डिस्टेंस के बारे में और बात करेंगे, या स्पीड के और आगे सोल्व करें, उससे पहले मेरे को वेलोसिटी के बारे में भी इंट्रो ले लेना चाहिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या है और ये स्पीड से किस तरीके से डिफरेंस है, ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से मैंने स्पीड में बात करी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, है ना, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इस तरीके से डिफरेंट वे में स्पीड की डेफिनेशन है, बट उनका मीनिंग एक ही है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए भी बात है कि जहाँ वहाँ पर मैं पोजीशंस की बात कर रहा था, यहाँ बात करूँगा पोजीशन वेक्टर की, है ना। स्पीड के लिए मैंने बात करी ओनली पोजीशन की, वेलोसिटी के लिए मैं बात क्या करूँगा, पोजीशन वेक्टर। देखो, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी है पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करेगी, ना कि पोजीशन पर। पोजीशन वेक्टर दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की। तो ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन में ही मैंने यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, यानी कि ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होने जानी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अपोजिटली नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला को पढ़ कैसे सकते हैं लैंग्वेज में, इस तरीके को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, तो यही मैंने डेफिनेशन आपको नोट्स में दी हुई है।
नेक्स्ट अगर इसकी यूनिट की बात करूँ, डायमेंशंस की बात करूँ, तो एज वेल एज जैसे स्पीड में हमने फाइंड आउट करा था सेम उस तरीके से फाइंड आउट करना, यूनिट और डायमेंशंस भी सेम ही आएगी। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिमिलरिटीज़ क्या आ जाती है, यूनिट एंड डायमेंशंस की सिमिलरिटीज़ आ जाती है कि दोनों की यूनिट और डायमेंशंस जो है बोथ आर सेम। अपोजिटली अगर अब मैं बात करूँ, जैसे कि मुझे पता है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। दैट मीन्स जो पूरी क्वांटिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम वो भी क्या होगा, पॉजिटिव हो। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ना तो जीरो होगी ना नेगेटिव। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़वाया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। टाइम पे क्यों नहीं करता, टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता और ना ही जीरो हो सकता है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट पे। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव देन वेलोसिटी विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन है। सिमिलरली जैसे स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन है। ओके, जैसा बिहेवियर डिस्टेंस का होगा वैसा बिहेवियर स्पीड का होगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी में बात करूँ तो जैसा बिहेवियर डिस्प्लेसमेंट का होगा, जैसा नेचर डिस्प्लेसमेंट का होगा, एज सेम एज वेल एज वेलोसिटी का भी सेम नेचर होगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक का क्लियर है। स्पीड और वेलोसिटी का ये डेफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन है या इंक्वायरीज है, तो यहाँ पर हमने इसको कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, या हमें आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट हम आगे इसके 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस। तो मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें करनी है स्पीड और वेलोसिटी के रिगार्डिंग। 3 इसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, या 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, जो स्पीड में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, सेम कंसेप्ट हम अपन वेलोसिटी में भी देख लेंगे। अगेन एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कंसेप्ट अपन स्पीड के लिए पढ़ेंगे एवरेज के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, सेम कंसेप्ट अपन वेलोसिटी में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसके पढ़ने के लिए मुझे एक नई मैथमेटिकल टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वैसे तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं डिफरेंशिएशन के लिए, बट फिर भी जो यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला के लिए ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस करवाऊँगा उसका मैं एक फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कर दूँगा। ठीक है, सो आते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती क्या चीज़ है, या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म स्पीड की कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब तो यह है कि ट्रेवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं बात करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी या कोई कार है, वो फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिक्स टाइम इंटरवल में एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर स्टार्टिंग में वो, जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, अ बॉय इज़ वॉकिंग ऑन अ रोड, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, बट फिर भी इनिशियल स्पीड यहाँ है और फाइनल पॉइंट ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर। अब मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 10-10 मीटर्स के 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पोजीशन दे दी 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से। अब लिसन, ये जो 50 मीटर यानी कि 5 पार्ट्स डिस्टेंस है, ये हर एक 10 सेकंड में इसको ट्रेवल कर। सुनो, तो फर्स्ट पार्ट है 10 मीटर का, इसको ट्रेवल करने में इसने लिया 10 सेकंड। अगेन सेकंड पार्ट 10 मीटर का, उसको ट्रेवल करने में भी इसने 10 सेकंड लिया। थर्ड पार्ट है 10 मीटर का, उसको ट्रेवल करने में भी इसने 10 सेकंड का टाइम लिया। फोर्थ पार्ट है, उसको ट्रेवल करने में भी 10 सेकंड। फिफ्थ पार्ट है, उसको ट्रेवल करने में भी 10 सेकंड। यहाँ को फोकस करना कि जो डिस्टेंस है, टाइम इंटरवल सबका फिक्स है कि 10-10 सेकंड के बाद में मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है। हर 10 सेकंड के बाद में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये कितनी डिस्टेंस चल रहा है,
10 मीटर। अगर मैं हर 10 सेकंड के बाद में इस ऑब्जेक्ट को या इस जो मेरी बॉडी है, मूविंग बॉडी, इसकी मोशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर 10 सेकंड के बाद में, तो मुझे क्या पता चल रहा कि हर 10 सेकंड के डिफरेंस में ये हर 10 मीटर चल रहा है। यानी कि यहाँ पर टाइम भी फिक्स है 10 सेकंड, यहाँ पर टाइम भी कितना है 10 सेकंड, और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो भी कितनी फिक्स है 10 मीटर। यानी कि हर 10 सेकंड के बाद में ये कितनी चल रहा है 10 मीटर। या अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूँ तो 10 मीटर ट्रेवल करने के लिए ये कितनी टाइम को ले रहा है 10 सेकंड। ये हर बार ऐसा ही कर रहा है। यानी कि इनिशियल स्टार्ट जहाँ से हुआ और जहाँ पर एंडिंग हो रही है, पूरी मोशन में इसने ये सीक्वेंस स्टेशनरी रखी है, सीक्वेंस रिमेंस रही है। अब इसको और कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ कि इसकी स्पीड निकाल लेता हूँ हर पार्ट में। पार्ट 1 में स्पीड S1, पार्ट 2 के लिए S2, पार्ट 3 के लिए S3, एज वेल एज S4 एंड S5। अगर मैं पाँचों पार्ट की स्पीड निकालने को बैठूँ तो पाँचों पार्ट की डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीके से 10/10, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। यानी कि हर पाँचों पार्ट में इसकी स्पीड क्या आई, फिक्स आई। यानी कि देखो, जब से स्टार्ट किया था इसने और जहाँ पर एंडिंग हुआ है, क्या इसकी स्पीड में चेंज आया? नहीं आया। यानी कि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अगर चेंज आता तो नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल बोलता, बट यहाँ पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह की जो स्पीड कांस्टेंट हो उसे अपन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं। या ऑब्जेक्ट की जो ये इस तरीके की मोशन है जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर कहीं पर भी वर्ड आ जाए कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या कहीं पर इस तरीके का वर्ड आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, दैट मीन्स वहाँ पर आपको स्पीड को क्या लेना है, कॉन्स्टेंट। वहाँ पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, इसकी स्पीड को हमेशा क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है ना। सेम चीज़ अब मैं वेलोसिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं किसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वेलोसिटी के लिए। यानी कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। देखो यानी कि अगर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो वो पूरी जर्नी में 10 मीटर रहेगा। और अगर टाइम इंटरवल वो 10 सेकंड ले रहा है अगेन, तो पूरी जर्नी में जो हर 10 सेकंड के बाद में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, 10 मीटर। यानी कि जो वेलोसिटी आएगी वो भी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। जो काम स्पीड के, यहाँ इन दोनों केसेस में कोई नहीं, स्पीड को हटा के वेलोसिटी पुट कर दो, बात बराबर है। बट यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग है कांस्टेंट, यानी कि जिसमें कोई चेंज नहीं आए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो जिसमें कोई चेंज ना आए या जो वेरिएबल ना हो, वेरी ना करे। इस यूनिफॉर्म के आगे स्पीड लगाते हैं, यानी कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म के आगे वेलोसिटी लगा दो तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म के आगे डिस्टेंस लगा दो यानी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, आगे बात समझिए। जहाँ पर हमें कांस्टेंट मिले, स्पीड हो तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, या अगर ऐसा ये कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हर 10 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि हर 10 सेकेंड में डिस्टेंस चेंज हो रही है, यानी कि पहले अगर 10 मीटर थी, देन 11 हो गई, 15 हो गई, 9 हो गई, तो क्या होगा, उसको भी देखते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अब यूनिफॉर्म में मैं क्या कर रहा था कि हर एक फिक्स टाइम इंटरवल मैंने फिक्स कर दिया, 10 सेकेंड के बाद में मुझे ऑब्जर्व करना है। अगर हर एक फिक्स टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट मेरी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, देन यूनिफॉर्म। अब अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म, अपोजिट कंसेप्ट।
सपोज यहाँ पर एक बॉय है, ए से बी तक उसकी जर्नी है, ठीक है। अब टोटल जर्नी है ये 35 मीटर की। 35 मीटर की जर्नी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले 10 सेकंड में वो चला 10 मीटर, यानी कि 10/10 = 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अगले 10 सेकंड में वो कितना चला 20 मीटर। अगले 10 सेकंड में वो कितना चला 20 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी स्पीड फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या आएगी 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 5 मीटर चला, 0.5 मीटर पर सेकंड। अब तीनों स्पीड को ऑब्जर्व करो, तीनों स्पीड को चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर इसकी स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। यहाँ पर इसकी स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर स्पीड वेरी कर रही है इसका मतलब ये जो है ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो कौन सी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड जो आएगी वो कौन सी आएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अपोजिटली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी भी कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो ये था कंसेप्ट आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। ओके बच्चों, अब अगर मैं बात करता हूँ कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड बेसिकली हम एवरेज का मतलब अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल डेटास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटास। वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, बट उसके लिए एवरेज स्पीड का एक पर्टिकुलर केस होता है। हर केस के लिए आप सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर बेसिकली एवरेज स्पीड का यहाँ पर एक फॉर्मूला है, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि पूरी ऑल ओवर जर्नी में जो ऑब्जेक्ट आपकी जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है डिवाइडेड बाय जितना टाइम ले रही है दैट टाइम। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इस स्पीड को मैं इस वाले फॉर्मूले को अपन यहाँ पर लेकर समझते हैं। सपोज देयर इज अ सर्कुलर ग्राउंड, यहाँ पर एक सर्कुलर ग्राउंड है एंड अ बॉय स्टार्ट टू रन ऑन इट। अब जो बॉय है वो यहाँ से पॉइंट से लेके ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब वापस ए पॉइंट से दौड़कर स्टार्ट होकर वापस कहाँ आ जाता है, ए पॉइंट, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। सो इस पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में टाइम लिया 11 सेकंड। कितना टाइम लिया, 11 सेकंड। तो यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। ये एस एवरेज AVG भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखने का एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सो T = 11 सेकेंड। अब मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी का बाद में अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल की बात करते हैं एवरेज स्पीड। अब व्हाट आई हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आपको पता चल गया 11 सेकेंड। क्या 11 सेकेंड, यानी कि 11 सेकेंड उसने टोटल जर्नी में टाइम लिया है। सो ये तो डायरेक्ट आप पुट कर दोगे 11, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ऐसे गौर से देखिएगा, फोकस करो कि ये जो बॉय है ये कहाँ दौड़ रहा है। इस सर्कुलर ग्राउंड की सरकमफेरेंस कहाँ दौड़ रहा है, टोटल इस सर्कुलर ग्राउंड की सरकमफेरेंस, ठीक है। क्या पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो जो डिस्टेंस होगी क्या वो सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले में आपको एक्सरसाइज में दिया था। क्या ये इक्वल नहीं होगी। अगर ये इक्वल होगी तो जो आंसर है मेरा टोटल ट्रेवल डिस्टेंस = सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है उसकी जगह मैं क्या रख दूँ, सर्कल की सरकमफेरेंस। और सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। अब r मेरे पास कितनी है, 7 मीटर। 7 मीटर क्या है, इसकी रेडियस, किसकी, सर्कुलर ग्राउंड की रेडियस कितनी है, 7 मीटर। तो r की जगह 7 मीटर, पाई की जगह 22/7। इसको सोल्व किया तो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड को लिखने का एक तरीका ये भी है कि एस के दोनों तरफ ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन, ये भी किसको शो करता है, एवरेज स्पीड को। या आप एस के नीचे शॉर्ट में एवरेज लिख सकते हो, वो भी एवरेज स्पीड को शो करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हुआ स्पीड का। सिमिलरली अगर मैं टोटल ट्रेवल एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो जैसे ही मैंने क्या बोला कि काम सेम स्पीड और वेलोसिटी में बराबर चलेगा, बस हमें ध्यान रखना है डायरेक्शन का। जहाँ डायरेक्शन या स्केलर वेक्टर की बात है वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूलाज में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फॉर्मूला स्पीड के लिए फॉलो करते हैं सेम फॉर्मूला हम वेलोसिटी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ डिस्टेंस था तो अपन वेलोसिटी के लिए क्या पुट कर दे, डिस्प्लेसमेंट। इनकी ऑल ओवर जर्नी में टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
अब टोटल टाइम तो आपका 11। सेम क्वेश्चन में अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो क्या आएगा सर, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी वही है, यानी ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट, और एंडिंग पॉइंट भी वही है। क्यों? क्योंकि वापस दौड़कर कहाँ गया वो, ए पॉइंट पर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या पुट करते हैं, 0। तो यहाँ पर मैं 0 पुट किया, तो 0/11 इजिकल टू 0, यानी कि यहाँ पर इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बेसिकली मैं एक बात समझते हैं कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करती है तो हर एक एट इंस्टेंट उसका स्पीड जो है वो अलग होती है। सो स्टार्टिंग से एंडिंग तक की मतलब ओवरऑल स्पीड जानने के लिए मुझे इस एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी। अगर कोई पूछे कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो स्टार्टिंग से एंडिंग के लिए ओवरऑल क्या स्पीड रही होगी उस ऑब्जेक्ट की, उस ओवरऑल स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को पढ़ना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कार है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, अब हर मैंने इसको ए से बी जाने में इसने 5 सेकंड ली। ठीक है, और स्पीड थी इसकी 10 सेकंड। फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, एंड नेक्स्ट 5 सेकंड में इसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हर एक इंटरवल में इसकी स्पीड और टाइम अलग अलग है, और मुझे इसकी पूछी है कि ओवरऑल इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो मुझे उसके पास तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो पता लग गया, 5 + 10 + 15, दैट मीन्स 30। टोटल टाइम तो कितना पता चल गया भाई, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम की बात करूँ टी इजिकल टू कितना हो गया, 5 + 10 + 15, 30 सेकेंड। ओके, अब टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या मेरे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है, नहीं। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, सपोज अगर मैं यहाँ वाले पार्ट में D1 मानूँ, यहाँ D2 और यहाँ पे D3 और यहाँ पे D3, तो 3 मेरे पास डिस्टेंस है। ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो D इजिकल टू D1 + D2 + D3। बट अगर मेरे पास D1 D2 D3 की वैल्यू आ जाए तो मैं आराम से इसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आराम से इसको, सो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले D1 क्या फाइंड आउट करना है, D1। अब D1 फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। D1 के लिए मेरे पास S1 भी है और T1 भी है। तो D1 पहले पार्ट में डिस्टेंस कितनी है, S1 मल्टीप्लाई बाय T1। कहाँ से आया सर, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम, सिंपल ट्रांसफॉर्म में। तो D1 इजिकल टू S1 इंटू T1। ठीक है, अब अगर D1 की बात करूँ और मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ आगे, स्पीड मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 5 सेकेंड, तो आंसर कितना है, 50 मीटर। सिमिलरली D2 फाइंड आउट कर लो, S2 इंटू T2। ठीक है, S2 कितना है, 5, अगेन T2 कितना है, 10, आंसर अगेन 50 मीटर। ठीक है, अगर D3 फाइंड आउट करना हो तो सेम S3 इंटू T3, S3 भी 15, स्पीड भी 15 है, टाइम भी 15, तो आंसर कितना है, 225 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस D1 इजिकल टू D2, सॉरी टोटल डिस्टेंस D इजिकल टू D1 + D2 + D3। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, D इजिकल टू D1 + D2 + D3। D1 कितनी आई, 50, D2 कितनी आई, 50, और D3 कितनी, 225। ओके, सो आंसर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, 325 मीटर। सबको सम करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 325 मीटर। सो मेरे को अब क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एस एवरेज इजिकल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, मान लो टोटल डिस्टेंस D और टोटल टाइम T,
तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी 325 मीटर। टोटल टाइम कितना 30 सेकेंड। सो आंसर इसको सोल्व आउट कर लो। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या कर लोगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो अब मैं एक काम और कर सकता हूँ इसमें, अगर टाइम इंटरवल सेम हो, यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम नहीं था, स्पीड दी थी बट टाइम इंटरवल सेम नहीं था। अब अगर टाइम इंटरवल भी सेम करूँ तो, अगर मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल भी सेम करूँ तो क्या होता है देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन सेम है, T1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 लिया है और वो है 5 सेकंड। यहाँ पर जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तीनों टाइम अलग अलग लिए थे, T1 लिया 5 सेकंड, T2 लिया 10 सेकंड एंड T3 लिया 15 सेकंड। बट मैंने यहाँ पर अब क्या कर दिया, तीनों टाइम इक्वल किए, T1 भी 5 सेकंड, T2 भी 5 सेकंड और T3 भी 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में स्पीड कितनी थी, S1 कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। S2 कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। S3 कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे वापस से एस एवरेज निकालना है, मुझे वापस से एस एवरेज निकालना है। सोल्व करेंगे इसको ज़रा। एस एवरेज के लिए अगेन मेरे पास D1 D2 D3 की वैल्यू चलो निकाल के देखते हैं। तो D1 कितना आया इसके लिए, D1 कितना है S1 इंटू T1, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर आया 50 मीटर, ठीक है। D2 कितना आया, D2 भी 5 इंटू 5, 25 मीटर। D3 भी कितना आया 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 75 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी आई, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, जरा देखो सम करो, 50 प्लस 25 प्लस 75 कितना है 150 मीटर। अच्छा जरा एवरेज निकालो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 150 डिवाइडेड बाई 15, 150 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड आई वो कितनी आई। अच्छा इसको एक मेथड और दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को जो भी हमने सोल्व किया है, इसको एक मेथड और है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या है देखते हैं। सपोज तो मेरे पास S1 थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। S1 मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, S2 मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड एंड S3 मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। सर एवरेज वाला तो मैंने एक फॉर्मूला देखा था, एवरेज का तो मैंने एक केस देखा था कि अगर आपके पास अभी तक जो अपन बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ता है ये कि किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। किसी भी डेटा का आपको एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, किसी भी चीज़ डेटा का आपको एवरेज निकालना है तो क्या करोगे कि उसका सम करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा से मल्टीप्लाई करो। जरा करके देखते हैं आंसर कितना आना चाहिए 10 मीटर। आंसर मेरा कितना आना चाहिए 10 मीटर। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैंने T1 T2 T3 इक्वल लिया। इसका एवरेज जो मेरा जनरल फॉर्मूला था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे मेरा आंसर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड।
मैं थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जो मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ। वो क्या है कि सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो मेरे पास 3 स्पीड थी, तो मैंने तीनों स्पीड को सम करके नंबर ऑफ 3 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका भी, इसका 10 आया, तो इसको सोल्व करने पर भी आंसर कितना आना चाहिए 10। देखते हैं आता नहीं आता। सो एस एवरेज इज इक्वल टू 10 + 5 + 15 डिवाइडेड बाई 3। आंसर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या सेम आ रहा है आंसर? सेम आ रहा है आंसर? सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये कब पॉसिबल है कि ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला हम किसी एक स्पेशल केस में लगा। वो स्पेशल केस क्या है? वो स्पेशल केस ये है, वो स्पेशल केस ये टाइम इंटरवल। अगर आपको स्पीड दी हुई है किसी क्वेश्चन में, सुनना बात को, अगर आपको स्पीड दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको स्पीड दी हुई थी, अगर आपको स्पीड दी हुई है किसी क्वेश्चन में और आपको टाइम इंटरवल भी देना पड़ेगा, और अगर आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है और टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको टाइम इंटरवल सेम दिया हुआ है और अलग अलग स्पीड दी हुई है और आपसे एवरेज स्पीड पूछिए, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको शीट में भी दिया है। थोड़ा सा एक्सरसाइज में आते हैं, प्रैक्टिस शीट में आके देखते हैं। ओके गाइस, सो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो इसका, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो। फर्स्ट वाला पॉइंट कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड s1 s2 s3 डैश डैश s1 इन टाइम इंटरवल t1 t2 t3 डैश डैश tn, मतलब n टाइम्स तक, कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 जो वट एवर, देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये वाला केस अभी अपन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला केस अभी अपन फर्स्ट वाला केस अपन सोल्व कर चुके हैं। कैसे? जैसे टोटल टाइम तो था, जितना टाइम था उन सबका सम तो किया, t1 + t2 + t3 किया अपन ने। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए d1 के लिए मैंने क्या किया, s1 × t1, d2 निकालने के लिए s2 × t2 और d3 निकालने के लिए s3 × t3। इस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एस एवरेज, कि अगर टाइम इंटरवल देखो, यहाँ पे देखो डिफरेंट स्पीड दी हुई है। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सेकेंड एग्जांपल की, कि डिफरेंट स्पीड दी हुई है बट टाइम इंटरवल सेम दिया हुआ है। डिफरेंट स्पीड दी हुई है बट टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, एस एवरेज फॉर्मूला लगाना है और जितने भी स्पीड दी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीड्स। थर्ड में बात करते हैं। थर्ड में है कि अगर आपको स्पीड भी दी हुई है और डिस्टेंस दी हुई है, टाइम स्किप कर दिया। यहाँ पे क्या किया उसने, डिस्टेंस स्किप करी, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ी। इस वाले केस में टाइम स्किप कर दिया तो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो x इस तरीके से टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, सो n टाइम्स x डिस्टेंस चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, n × x। ठीक है, सुनो 2 मीटर की डिस्टेंस उसने 5 बार ट्रेवल करी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 5 × 2 10 मीटर। सिमिलरली x मीटर डिस्टेंस उसने n टाइम्स चली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, n × x, तो टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टाइम इसमें स्किप किया हुआ, तो टाइम कितना होगा, टोटल टाइम निकालने के लिए t1 निकालो, t2 निकालो, t3 निकालो। t1 के लिए t1 कैसे फाइंड आउट करोगे, x/s1। नहीं आया, सपोज वेट कि अगर s1 निकालना हो तो क्या फाइंड करोगे, x/t1, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t1 को फाइंड आउट करना, तो आंसर क्या आएगा, x/s1। इसी तरीके से t2 के लिए x/s2, t3 के लिए x/s3, t4 के लिए x/s4। इस तरीके से निकाल लो, ख़त्म। सो वही मैंने यहाँ किया और सबको सम किया, आंसर आ गया। सेम केस मैंने यहाँ किया और सबको आंसर किया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी के बाद कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरे को क्या स्किप किया हुआ है उसने, अब वो है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, अब वो है
यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप, ये वाला। अ बॉय ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, यानी कि इसमें वेलोसिटी दो या दो, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के केसेस में जो है वेलोसिटी 2 या स्पीड 2, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जो काम आप स्पीड के लिए कर रहे हो सेम काम आप वेलोसिटी के लिए कर सकते हो, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस करना है बस, ठीक है। सो वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, और आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है। 2 वेलोसिटी दी है v1 और v2। क्या आपको डिस्टेंस दी हुई है? सोचो, बिल्कुल दी हुई है। कहाँ पता चला? अ बॉय ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल, यानी हाफ डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो अगर 2x मानूँ तो x डिस्टेंस अलग है और एक x डिस्टेंस अलग है। x मानता हूँ तो x/2 x/2, 5 मीटर मानता हूँ तो 2.5 मीटर 2.5 मीटर, 4 मीटर मानता हूँ तो 2 मीटर 2 मीटर, कुछ भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस मान ली x + x = 2x। उसने यहाँ पे स्किप क्या हुआ, इसने स्किप किया हुआ टाइम। उसने यहाँ पे स्किप क्या किया हुआ, उसने यहाँ पे टाइम स्किप किया हुआ। तो t1 + t2 मुझे नहीं पता, बट मैं t1 फाइंड आउट कर सकता हूँ, t2 भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? t1 और t2 कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? सुना, t1 के लिए मुझे x/v1, t2 के लिए वही x/v2। सो t = x/v1 + x/v2, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करके आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको 2 स्पीड दी हुई है और इक्वल टाइम इंटरवल। देखो वर्ड को ध्यान देना, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 2, 30 + 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीड्स, 25 आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट केस में आपको मैंने डिस्टेंस स्किप की हुई है। अब नेक्स्ट केस में इसको डिस्टेंस स्किप की हुई है, तो नेक्स्ट केस भी आप ऑब्जर्व करो। देखो, एवरेज स्पीड निकालनी थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम पता है, हाँ, कैसे? 2 आवर और 1 आवर, तो 2 + 1 3 आवर, तो टोटल टाइम पता लग गया। टोटल डिस्टेंस नहीं पता, बट यहाँ पे स्पीड दी हुई है, तो S1 और T1 मिलेगा। S1 कितना है? 50, T1 कितना है? 2 आवर। तो इन दोनों को सोल्व करके D1 निकल जाएगा, ये निकाल दिया मैंने D1, 100 मीटर। सिमिलरली S2 दिया हुआ है 70 और T2 दिया हुआ है 1 आवर। तो इन दोनों को सोल्व करके मैं क्या निकालूंगा? D2 निकालूंगा। वो D2 मेरे पास 70 आ गया, तो D1 और D2 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करके 170 आंसर आ गया। उसको पुट करो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट अभी तक हमने पढ़ लिया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दोनों की चीज़ होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी इंस्टेंट। सपोज करो आप बाइक चला रहे हो, बाइक पर जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या शो करता है? इंस्टेंट स्पीड शो करता है। हर एक इंस्टेंट, हर एक टाइम के बाद में आपकी वो स्पीड चेंज होती रहती है। सपोज कोई लड़का है, कोई बाइक है, अब वो कंटिन्यूसली रनिंग हो रही, मैंने एग्जैक्ट उससे पूछा कि तेरे पास 45 पे क्या स्पीड है, तो वो बताएगा सर 60 की स्पीड पे चला रहा हूँ। देन मैंने पूछा 56 पे क्या स्पीड है, तो बताएगा सर 70 पे चला रहा हूँ। यानी कि मैं ये जो स्पीड पूछ रहा हूँ ये एक एट एनी इंस्टेंट पूछ रहा हूँ। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड रहती है वो, या किसी एक इंस्टेंट टाइम पर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। या सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो किसी एक पर्टिकुलर या एक इंस्टेंट टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दोनों में सेम कैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिकली इसको पढ़ा जाए तो मैथमेटिकली स्पीड और डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो हमेशा, सुनना बात को, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो हमेशा किसको शो करता है? वो वेलोसिटी को शो करता है या स्पीड को शो करता है। डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ क्या शो करता है? स्पीड को। अब सपोज इस वाले ग्राफ पर मैंने एक तरीके से टेंजेंट डालता हूँ, तो इस टेंजेंट को यहाँ ये ओरिजिन से मिल नहीं पा रही है, बट यहाँ से मान लो ये मिलती है, ठीक। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा
वो स्लोप बताएगा आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो और उस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे शो करेगा, वो ऐसे शो करेगा, अगर मैं और बात करूँ तो ये डी थीटा बाई डी टी, मतलब पर यूनिट टाइम, या ऐसे और बोल सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो इसके स्लोप को शो करेगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ी, तो टेन थीटा जो है वो इसके स्लोप को शो करेगा, ठीक है। टेन थीटा इसके स्लोप को शो करेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अभी तक जो हम स्पीड वगैरह लिखते आए हैं, मान लो स्पीड है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब डिफरेंस बताता है, डेल्टा का मतलब क्या बताता है, डिफरेंस। बट अब यहाँ पर जो स्पीड में लिखूँगा इसको डेल्टा कन्वर्ट करके डी एक्स बाई डी टी, क्या लिखूँगा, डी एक्स बाई डी टी। एक्स वाई डिस्टेंस शो करता है, टाइम टी फॉर टाइम शो करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्पीड को किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से डी एक्स बाई डी टी। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या चीज़ है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग है एक किसी भी बड़े सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। डिफ्रेंशिएशन का काम क्या है, किसी भी बड़े सेगमेंट, वो चाहे डिस्टेंस हो, वो चाहे टाइम हो, वो चाहे आपके वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर, उस एक बड़े सेगमेंट को छोटे छोटे जितने पॉसिबल हो सके उतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना डिफ्रेंशिएशन का काम। सपोज अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, एज एग्जांपल मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। अब ये पूरा एक बड़ा सेगमेंट है और मुझे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, छोटा सा सेगमेंट यहाँ से यहाँ लूँगा, ठीक है। और उस छोटे से सेगमेंट को मैं क्या बोलूँगा, ये वाला सेगमेंट। अब x एक बड़ा सेगमेंट था और मैंने इसमें से एक छोटा सा पार्ट अलग कर दिया, उस छोटे से पार्ट के बारे में मेरे को स्टडी करना है, ठीक है। सो उस छोटे से पार्ट को मैंने बोला अब x का है, तो x तो लिख नहीं सकता, तो इसको आगे d लगा देता है, यानी कि मैंने उसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। यानी कि ये जो छोटा सा पार्ट है ये क्या है, dx, ये क्या है, dx। ये काम होता है डिफ्रेंशिएशन का, यानी कि बड़े सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन के लिए बेसिक फॉर्मूला है, अब जो आपको वेलोसिटी दी हुई होगी वो आपको टाइम की फॉर्म में दी होगी, ठीक है। पहले वेलोसिटी क्या दी हुई होती थी, इस तरीके से, v = 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो इस तरीके से डायरेक्ट हमको नहीं मिलेगी, वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन में या एक इक्वेशंस के फॉर्म में बनेगी, उसको आपको सोल्व करके आगे के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का एक बेसिक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फॉर्मूला जो है वो डी, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ओके, एक्स की पावर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर n-1। सपोज एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे को करना है, तो आंसर क्या होगा, 5 को आगे पुट करो और ऊपर एक पावर कम लिख दो। सपोज एक्स की पावर 3 है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आंसर क्या होगा, 3 को आगे पुट करो और एक्स की पावर यहाँ पे पावर में एक कम करके लिख दो। एक्स की पावर 100 है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 100 को आगे लिखो और एक्स को 1 पावर कम करके लिख दो, 99। इस तरीके से बेसिक फॉर्मूला है और इसी पे मोस्टली हम सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें आगे ज़्यादा मेरे को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे जब डीप में मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के और डिफ्रेंशिएशन की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो अब एक बार डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देख लें और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है।
अब अपन आगे इसको प्रॉब्लम सोल्व करना सीखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स कैसी आती है, किस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अगर मैं बात करता हूँ, मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या नहीं किया हुआ? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट ये है आपका एक्स की फॉर्म में है, एक्स इज इक्वल टू टी की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में दिया हुआ है इस बार। अब तक आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता था? 5 मीटर 10 मीटर। अब यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन में मिला है, ठीक है, एक इक्वेशन की फॉर्म में। और इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? टाइम की फॉर्म में, टी फॉर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू 12t प्लस 6t स्क्वायर। अब ये हो गया, अजीब सा फॉर्मूला आ गया। अब आपको इसका निकालना है वेलोसिटी। अब अगर ये टाइम की फॉर्म में है, इस तरीके के एल्जेब्रिक फंक्शन में है, तो ऑफकोर्स जो मेरा टाइम आए, जो वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी भी टाइम आएगी, इस तरीके के एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगी। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो ध्यान देना, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके गुड। सो डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन टाइम। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ तो मेरी वेलोसिटी आएगी डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। सुनना बात को, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी टी लिख दिया, 12t प्लस 6t स्क्वायर। अब ये प्लस है तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 12t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ध्यान से, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, उसको बाहर पटक दो। v इज इक्वल टू 12 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा ओनली t, डी बाई डी टी। ओके, प्लस अगेन कांस्टेंट को बाहर फेंका 6, और अंदर क्या बचा? टी स्क्वायर, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि पावर आगे रखो और 1 पावर कर दो। तो यहाँ पावर 1 है, तो इसको सोल्व करके क्या लिखेगा? टी की पावर 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या लिखेगा? 1 को आगे पुट किया और एक कम यानी 0, 1 में से 1 माइनस यानी 0, तो आंसर कितना है? 1। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया 1, और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना है? 12 प्लस 6। अब ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 12, और टी की पावर 1 12t। ये आ गया आपका वेलोसिटी, ये टी की फॉर्म में आया है। अब अगर मैं आपसे एट एनी इंस्टेंट पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे मेरी स्पीड बताओ, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे स्पीड बताओ, बता दो। क्या करो? जहाँ जहाँ t है वहाँ 5 रख दो, तो v इज इक्वल टू 12 प्लस 5, तो आंसर कितना है? 72 मीटर पर सेकेंड। सो पर्टिकुलर इन इंस्टेंट यानी 5 सेकंड पर, एग्जैक्ट 5 सेकंड पर जो स्पीड थी वो कितनी थी? 72 मीटर पर सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन पोर्शन को सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो देखो, उसके बाद फिर ऐसे के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के लिए भी वापस से मुझे सेम डिफ्रेंशिएशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक आपके पास अभी नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए देन आस्क मी।